वेलकम टू B2B क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रग्स एंड एडोलेसेंस। ठीक है, ये हम लोगों का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर नंबर 5 है और ये लास्ट लेक्चर्स है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रग्स एंड एडोलेसेंस के बारे में कि ड्रग्स क्या होता है, एडोलेसेंस क्या है और ये किस तरह से हमारे सोसाइटी को डे बाई डे करके पूरे समाज को किस तरह से ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ ड्रग्स, देखो ड्रग्स होता क्या है। दिस हैव द एबिलिटी टू अल्टर द एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम। देखो ड्रग्स एक ऐसा केमिकल्स होता है, एक ऐसा कंपाउंड है जो क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम के एक्टिविटी को ऑल्टर कर देता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज साइकोट्रॉपिक ड्रग्स और मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स या फिर न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स। तो हम लोग ड्रग्स को क्या कहते हैं, या तो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स कहते हैं या फिर मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स या फिर न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स कहते हैं। These drugs change the mood, feeling, behavior and power of perceptions। तो ये ड्रग्स जो होते हैं वो क्या करता है, मूड को चेंज कर देगा, फीलिंग जो होते हैं उसे चेंज करता है। ठीक है, फीलिंग चेंज कर देता है, बिहेवियर को चेंज करता है एंड पावर ऑफ परसेप्शंस यानी कि जो सोचने समझने की जो कैपेबिलिटी होता है ये उन्हें भी चेंज कर देता है। द सोर्सेज ऑफ मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर मेनली फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सम फंगी। तो देखना ये जो ज्यादातर जो ड्रग्स ऑप्टेन होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट से ऑप्टेन होता है। फ्लावरिंग प्लांट दैट मींस एंजियोस्पर्म प्लांट से ऑप्टेन होते हैं और कुछ फंगी जो होते हैं ये वहां से भी ऑप्टेन होता है। देखो ना, टाइप्स ऑफ ड्रग्स, देखो द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड। हम लोग जो ड्रग्स जो मेनली जो ऑप्टेन करते हैं वो ये तीन तरह के ड्रग्स को हम लोग ऑप्टेन करते हैं। एक होता है ओपियोइड टाइप ड्रग्स, एक होता है ऑपियोइड ड्रग्स, एक होता है कैनाबिनॉइड टाइप ड्रग्स, एक होता है कोका अल्कोलॉइड ड्रग्स। ठीक है ना, देखो अब क्या रहा है कि ये जो ड्रग्स है, ठीक है, अब देखो ये जो ड्रग्स होते हैं ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कोलॉइड्स, इसके फर्दर टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके फर्दर मेन 5 टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन के आधार पे इनके फर्दर 5 टाइप्स होते हैं। इनमें से जो पहला टाइप्स आता है उसे हम लोग कहते हैं डिप्रेसेंट्स। देखो ये क्या करता है, डिप्रेस द ब्रेन एक्टिविटी। ये जो डिप्रेशन क्या करेगा, दैट में डिप्रेशन मतलब होगा कि ब्रेन की एक्टिविटी को ये स्लो डाउन करता है। अब इसमें 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं सेडेटिव, एक को हम लोग कहते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। देखो सेडेटिव क्या होता है, गिव कामनेस एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, क्या देगा, कामनेस प्रोवाइड करता है एंड रिलैक्सेशन कामनेस एंड रिलैक्सेशन देता है। ठीक है, हाई डोजेस इंड्यूस स्लीप। अगर ये सेडेटिव को अगर ज्यादा अमाउंट में अगर लिया जाता है तो उससे क्या होता है, आपको बार बार नींद आने लगेगा। जैसे इसके एग्जांपल में सेडेटिव के एक एग्जांपल में आता है बार्बिचुरेट ड्रग्स। ठीक है, तो जो बार्बिचुरेट ड्रग्स होता है उसे हम लोग स्लीपिंग पिल्स भी कहते हैं। जैसे बहुत कोई को नींद नहीं आती है किसी वजह से तो उन्हें क्या दिया जाता है, स्लीपिंग पिल्स। जैसे बहुत लोगों को नींद नहीं आती, नींद का प्रॉब्लम होता है ना, स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोगों को स्लीपिंग पिल्स दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी डिप्रेशन का जो सेकंड टाइप होता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। ये देखो ये क्या करता है, लोअर टेंशन एंड एंजाइटी विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। ये क्या करता है, देखो ये भी रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहा था, कामनेस, ये भी सेम काम कर रहा है कि एंजाइटी टेंशन से को लोअर करता है, बट ये विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। यानी कि अगर हम लोग ट्रैंक्विलाइजर्स ड्रग्स को लेते हैं तो उसमें आपको जो स्लीप होगा, स्लीप वाली फीलिंग नहीं आती है। इसमें क्या होगा, इसको लेने से आपको स्लीप इंड्यूस होगा, आपको बार बार नींद आएगा, लेकिन ट्रैंक्विलाइजर्स को लेने से नींद नहीं आती है। सेकंड जो टाइप्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं ओपिएट नारकोटिक्स, दैट मींस पेन किलर। यानी कि एक ऐसा ड्रग्स होगा जो दर्द को कम करने के लिए मेनली हम लोग यूज करते हैं। देखो ड्रग्स विच बाइंड टू स्पेसिफिक opioid receptors in central nervous system and gastrointestinal tract। देखो ये जो ड्रग्स होता है इसका रिसेप्टर, इसका जो बाइंडिंग रिसेप्टर्स होता है वो कहाँ पे होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे होते हैं। दे आर एनाल्जेसिक एंड डिप्रेसेंट। ये कैसा होता है, एनाल्जेसिक आएगा दैट मीन पेन किलर होता है, और डिप्रेशन मतलब बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन करता है। लोअर द टेंशन, एंजाइटी, बीपी दैट मीन्स ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेशन रेट एंड रिड्यूस द विजुअल एक्टिविटी। तो ये क्या करता है, टेंशन को लो कर देगा, एंजाइटी को लो करता है, ब्लड प्रेशर को भी लो कर देगा, रेस्पिरेशन को भी लो करता है, रेस्पिरेशन रेट को भी जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं उसे भी लो कर देगा, इवन विजुअल एक्टिविटी जो होता है देखने का क्षमता उसे भी ये रिड्यूस करता है। इसके एग्जाम्पल में आता है, ओपिएट नारकोटिक के एग्जाम्पल में आता है ओपीएम एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, ओपीएम आ जाएगा, उसके बहुत सारे डेरिवेटिव होते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं ओपिएट नारकोटिक्स में। जैसे आप ये जो प्लांट लिख रहे हैं ना, देखो पहले ओपीएम इज ऑब्टेन फ्रॉम
ड्राइड लैटिक्स ऑफ अनराइप कैप्सूल्स ऑफ पपाई प्लांट, दैट मीन्स उसका साइंटिफिक नेम होता है पेपरवर्ट सोमनिफेरम। ठीक है, ये जो पपाई प्लांट होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये पेपरवर्ट सोमनिफेरम। ये जो आपको प्लांट दिख रहा है ना, ये जो होता है ये पार्ट है ना, ये पार्ट यहीं से हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, ये ओपीएम को ओपियोइड्स को हम लोग यहाँ से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, फिर देखो क्या रहा है ओपीएम का डेरिवेटिव। देखो ओपीएम का मेनली बहुत सारे डेरिवेटिव होते हैं, उनमें से ये तीन मेन डेरिवेटिव, एक होता है मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स एंड सेडेटिव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटिक्स ऑफ पपाई प्लांट। तो ये जो मॉर्फिन होता है कहाँ से ऑब्टेन होता है, पपाई प्लांट के लेटिक्स से ऑब्टेन होता है। ये जो होता है यूजफुल ड्यूरिंग सर्जरी, यानी कि किसी भी टाइप का जब सर्जरी होता है तो उस वक्त काफी ज्यादा पेन होता है, तो उस पेन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हमें पेशेंट को क्या दिया जाता है, मॉर्फिन दिया जाता है, ताकि वो पेन का दर्द को कम से कम फील कर पाए। उसके बाद एक होता है हीरोइन। देखो हीरोइन एक्चुअली में क्या होता है, ये जो मॉर्फिन होता है ना, मॉर्फिन को जब हम लोग एसिटाइलेशन करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं हीरोइन कहते हैं। देखो हीरोइन, ठीक है, तो हीरोइन क्या होता है, डायसिटाइल मॉर्फिन, यानी कि जब मॉर्फिन में हम लोग एसिटाइलेशन रिएक्शन करवाते हैं तब क्या बनता है, हीरोइन बनता है। और हीरोइन का केमिकल नेम क्या होता है, डायसिटाइल मॉर्फिन, और कॉमनली हम लोग स्मैक भी कहते हैं। तो हीरोइन बोलो, डायसिटाइल मॉर्फिन या फिर स्मैक, ये तीनों एक ही चीज है। देखो मोस्ट डेंजरस व्हाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलिन कंपाउंड प्रोड्यूस बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ठीक है, तो मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करके ये बनाया जाता है। ये कैसा होता है, सबसे ज्यादा डेंजरस है, ये व्हाइट इन कलर होता है, ऑर्डरलेस होता है, यानी कि इसमें कोई स्मेल तुमको नहीं मिलेगा, बिटर क्रिस्टलिन फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये कड़वा टाइप होता है, मीठा नहीं लगेगा, कड़वा लगता है इसको लेने पर। इट इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। ठीक है, ये डिप्रेसेंट होता है, बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करता है। इट इज टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शंस। देखो इसको जो लिया जाता है स्नॉटिंग मतलब जो नाक से जो टाना जाता है ना, इस तरह से किसी चीज को हम लोग नाक से, जैसा कोई स्मेल को हम लोग नाक से टानते, उसी तरह से इसको नाक से लिया जाता है। और इंजेक्शन, दैट मीन्स इसको नीडल्स में भरकर डायरेक्ट वेसल्स में भी डाला जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं इंजेक्शंस। ठीक है, थर्ड जो डेरिवेटिव, थर्ड वन जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कोडीन। ये क्या कहता है, माइल्ड एनाल्जेसिक्स होता है। ठीक है, यूज इन कफ सिरप, इसको मेनली कोडीन को कफ सिरप में यूज किया जाता है। अब देखो जो थर्ड टाइप होते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्टिमुलेंट्स। ठीक है, देखो ये जो स्टिमुलेंट, ये क्या कहता है, स्टिमुलेट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि कोकीन, कैफीन कार्डियक स्टिमुलेंट, उसी तरह से एम्फेटामाइन सिंथेटिकली। ठीक है, ये जो एम्फेटामाइन इसको लैब में बनाया जाता है और ये सब नेचुरली ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। जैसे यहाँ पे एम्फेटामाइंस एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आर मिसयूज्ड बाय सम एथलीट्स। देखो एथलीट्स लोग क्या करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए वो लोग एम्फेटामाइंस एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड को यूज करता है। आपने देखा होगा अभी लास्ट ईयर जो ओलंपिक हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों को, जो ओलंपिक कमेटी है उन लोगों ने वैसे एथलीट को बाहर कर दिया था, यानी कि उन लोगों को निकाल दिया गया था। इसलिए निकाला था क्योंकि उन लोगों ने मैच स्टार्ट होने से पहले ये लोग एम्फेटामाइंस और एनाबॉलिक स्टेरॉइड इस तरह के ड्रग्स को यूज किया था। ये यूज करने से क्या होगा, उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देगा, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा एग्रेसिव मोटिवेट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो एक होता है कोका अल्कोलॉइड, कोक या फिर क्रैक। ठीक है, देखो कोका अल्कोलॉइड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोका अल्कोलॉइड या फिर कोक या फिर क्रैक, ऑप्टेन फ्रॉम द कोका प्लांट। ठीक है, ये कहां से ऑप्टेन होता है, ये आपका कोका प्लांट से ऑप्टेन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं इरिथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से ये ऑप्टेन होते हैं। इंटरफेयर्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। देखो ये हम लोग के बॉडी में डोपामाइन रिलीज होता है, तो ये जो केमिकल्स होता है तुम्हारा, जो कोका या फिर अल्कोलॉइड होता है, ये एक्चुअली में जो डोपामाइन होता है ना, उसके ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है, यानी कि उसके फ्लो को रोकता है। ये कोकीन इज यूजुअली स्नॉटेड, इसको नाक से टाना जाता है। स्टिमुलेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोड्यूसिंग यूफोरिया एंड एनर्जी। देखो इसको लेने से क्या होता है कि यूफोरिया एनर्जी, यानी कि आप जब लोगे तो अपने आप में आप एकदम मोटिवेट फील करोगे, हमेशा एकदम फुल एनर्जी के साथ में आप एकदम खुद को मोटिवेट फील करते रहोगे। एक्सेसिव डोजेस कॉजेज हेलुसिनेशंस, अगर ये ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है तो इससे हेलुसिनेशन हो जाता है, यानी कि आपको इसका आदत लग जाएगा, बार बार आपको लेने का मन करेगा। और इस चीज को, ये जो होता है ना,
जो कोकीन होता है, कोकीन एक्चुअली में साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट होता है। साउथ अमेरिका में काफी ज्यादा वहां पे वहां से ये मिलता है ये। नेक्स्ट जो आता है उसको हम लोग कहते हैं हेलुसिनोजेंस, कॉजेस हेलुसिनेशंस, चेंजिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड परसेप्शंस। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल में होता है मैस्कलीन, सिलोसाइबिन, ठीक है, पी साइलेंट है, सिलोसाइबिन, कैनाबिनॉइड्स एंड एलएसडी। एलएसडी का फुल फॉर्म होता है लाइसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड। ये भी एक तरह का ड्रग्स होते हैं। तो ये सारे यहाँ पे जो मेंशन है वो सारे के सारे ड्रग्स होते हैं। ये सारे ड्रग्स किसके एग्जांपल में आता है? हेलुसिनोजेंस। और देखो हेलुसिनोजेन एक ड्रग्स है, ठीक है। ये क्या करता है? ये आपका थॉट जो होते हैं, थॉट को चेंज करता है, फीलिंग, इंसान का जो फीलिंग होता है उसे चेंज कर देगा, इंसान की जो सोचने की जो कैपेबिलिटी होती है उसे ये चेंज करता है, ठीक है। ये सारे हेलुसिनोजन के एग्जांपल में आता है। फिर देखो यहाँ पे एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा आर प्लांट्स विद हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी। जैसे ये आप प्लांट देख रहे हैं, फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ धतूरा, ठीक है, ये धतूरा का प्लांट होता है। ये भी प्लांट से कुछ चीजों को ऑब्टेन होते हैं जो हेलुसिनोजेन जैसा बिहेव करता है, यानी कि वो जो केमिकल जो ऑब्टेन होता है इस प्लांट से, वो क्या होता है? वो एक्चुअल में आपका हेलुसिनोजेनिक होता है वो। उसके बाद देखो जो लास्ट टाइप होता है कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। देखो ये क्या होता है? ड्रग्स, अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स। ड्रग्स एक्चुअली में क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स दैट इंटरैक्ट विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स इन ब्रेन। ध्यान रखना, कैनाबिनॉइड का जो रिसेप्टर्स होता है वो कहां पे होता है? ब्रेन में। ये सेंट्रल नर्वस, ब्रेन मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शंस। ये जो कैनाबिनॉइड को हम लोग के इनहेलेशन, जैसे सिगरेट को स्मोक करते हैं हम लोग, उसी तरह से कैनाबिनॉइड को भी इनहेल किया जाता है माउथ के थ्रू। और ओरल इंजेक्शन, जैसे आप देखना लोग जिस तरह से पुड़िया गुटखा ये जो खाते हैं ना ओरली, उस तरह से इसे भी लोग ओरली खाते हैं। नेचुरली कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा, ठीक है, हेम्प प्लांट। ये कहां से होता है? कैनाबिस सटाइवा प्लांट से ऑब्टेन होता है। अभी जो मैंने पिछले स्लाइड में जो मैंने आपको दिखाया था कैनाबिस सटाइवा, उसी प्लांट से इसको ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। और कैनाबिस सटाइवा को हम लोग क्या कहते हैं? हेम्प प्लांट कहते हैं। Its flower tops, leaves and raisins are used to produce भांग, गांजा, चरस, हैशिश, मैरिजुआना, ठीक है। देखो ये जो होता है ना भांग, गांजा, चरस, चरस के ऑल्टरनेटिव नाम होता है हैशिश, मैरिजुआना, ये एक्चुअली में सारे के सारे ऑब्टेन होता है कहां से? कैनाबिस सटाइवा हेम्प प्लांट से, ठीक है। कैनाबिस सटाइवा हेम्प प्लांट से ऑब्टेन होता है ये, ठीक है। ये जो होता है ना भांग, गांजा, चरस, हैशिश, मैरिजुआना, ये सारे के सारे क्या होता है? कैनाबिनॉइड्स का ही डेरिवेटिव होता है। ये सभी चीज को ऑब्टेन किया जाता है कैनाबिस सटाइवा प्लांट। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहलिज्म, ठीक है, यानी कि अल्कोहलिज्म का क्या क्या साइड इफेक्ट होता है। पहला अफेक्ट्स थिंकिंग एबिलिटी, स्पीच, मूवमेंट, रिफ्लेक्सेस। देखो अल्कोहलिज्म, ज्यादा अल्कोहल पीने से क्या प्रॉब्लम होता है? इंसान का जो थिंकिंग एबिलिटी होता है वो अफेक्ट करता है। वो इंसान प्रॉपरली तरह से बोल नहीं पाता है, उसका प्रॉपरली तरह से मूवमेंट नहीं कर पाएगा, वो रिफ्लेक्सेस नहीं हो पाता प्रॉपरली तरह से। ये साइड इफेक्ट होते हैं उसकी बॉडी में। उसके साथ साथ एमनेसिया, ब्लर विजन, लॉस ऑफ बॉडी बैलेंस, नॉसिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ये सब उसको दिखने को मिलेगा, ठीक है। एमनेसिया हो जाता है, ब्लर विजन हो जाएगा, प्रॉपर्ली तरह से देख नहीं पाएगा, बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएगा, जहां भी गिर सकता वो, नॉसिया होने लगेगा, वॉमिटिंग होने लगता है, सर में दर्द। उसके बाद सिरोसिस एंड फैटी लिवर, ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो कह रहा ना सिरोसिस एंड फैटी लिवर, अल्कोहलिज्म का सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे डेंजरस कोई चीज होता है तो ये होता है सिरोसिस एंड फैटी लिवर। देखो ये एक्चुअली में होता क्या है, जो इंसान अल्कोहल रेगुलर पीते हैं, जो इंसान रेगुलर पीता है तो उसके पीने से क्या होता है कि अल्कोहल क्या होता है? देखो अल्कोहल में क्या होता है? C2H5OH। वो C2H5OH जो अल्कोहल होंगे वो लीवर में जाता है, और लीवर में जाने के बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है अल्डिहाइड में, दैट मीन CH3CHO ग्रुप में, अल्डिहाइड में। वो अल्डिहाइड क्या करता है? लीवर में फैट्स को डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। वो लीवर में क्या करेगा? फैट्स को डिपॉजिट करना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से लीवर डे बाय करके अपना लीवर प्रॉपरली फंक्शन कर नहीं पाता है। उसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? सिरोसिस कह देंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं यहाँ पे होता है हम लोगों का सिरोसिस एंड फैटी लिवर। उसके बाद देखो कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट डी में, अल्कोहलिक
न्यूराइटिस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। दैट मीन्स इसमें क्या होता है, इंसान का जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है बॉडी का, वो प्रॉपरली तरह से काम नहीं कर पाता है और भूख नहीं लगेगा। जो इंसान जितना ज़्यादा अल्कोहल पीता है उसको उसका जो भूख होता है, भूख खाने की जो टेंडेंसी होता है वो डे बाय डे करके डिक्रीज होने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है कि इंसान को यानी कि हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा और हाइपरटेंशन होने लगता है। उसके बाद अल्सर होने लग जाएगा, अल्सर होने लगता है, पैनक्रियाटाइटिस हो जाएगा और एंड गैस्ट्राइटाइटिस हो जाते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट पे कि लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव, यानी कि जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है, सेक्सुअल जो डिजायर होता है वो डे बाय डे करके ये भी कम होने लगता है। एंड नेक्रोस्पर्मिया। नेक्रोस्पर्मिया का मतलब ये होता है कि उस इंसान का जो अल्कोहलिक पर्सन होता है उसका जो स्पर्म्स का जो मोटिलिटी होता है वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, सो फिटल अल्कोहल सिंड्रोम, देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल एम्ब्रायोपैथी भी कहते हैं। मतलब क्या है, अगर कोई मदर प्रेगनेंसी के टाइम में काफी ज्यादा अल्कोहल को पीती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो फीटस होता है उसमें प्रॉब्लम होता है, वो अफेक्टेड हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिटल अल्कोहल सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, ये उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फैमिली एंड सोशल प्रॉब्लम। जाहिर सी बात है, जो इंसान जितना ज्यादा अल्कोहल पिएगा वो देखना उतना ही ज्यादा एग्रेसिव, उतना ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते रहता है, घर में भी और सोसाइटी में भी और फैमिली में भी। तो एक तरह का फैमिली और सोशल प्रॉब्लम भी होने लगता है। तो देखो इतने सारे पॉइंट, आपको इतने सारे पॉइंट नहीं करना है अल्कोहलिज्म के ऊपर में। आप कोई भी 3 से 4 पॉइंट कर लेना, जो आपको इजी पॉइंट लगता है 3 से 4 पॉइंट कोई भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट, नाउ इफ ऑफ अल्कोहलिज्म ऑन ट्रैफिक एक्सीडेंट। देखो अगर कोई इंसान शराब पीता है तो उसकी वजह से ट्रैफिक में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्या कह रहा है, अफेक्ट्स कोऑर्डिनेशन एंड करेक्ट जजमेंट ऑफ डिस्टेंस। यानी कि जब एक इंसान शराब पीता है तो उससे क्या होता है, वो इंसान प्रॉपरली तरह से रास्ते में चल नहीं पाता है, क्योंकि उसका जो सेरिबेलम होता है वो जो अल्कोहल होता है उस पर्सन का सेरिबेलम को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो इंसान प्रॉपरली चल नहीं पाएगा। तो चांसेस रहता है कि वो जब गाड़ी चला रहा है या वो रास्ते में चल रहा है, या तो वो सामने वाले का एक्सीडेंट कर दे या वो खुद का एक्सीडेंट या उसका एक्सीडेंट हो जाए। उसके बाद अफेक्ट्स विजन कॉजिंग टनल विजन। तो इसमें क्या होता है, इंसान का विजन भी इंपैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद इंक्रीजेस रिएक्शन टाइम, यानी कि वो क्या होता है, अगर मान के चलो वो किसी वजह से कोई गाड़ी आया उसको टक्कर मार दिया और टक्कर मारने की वजह से वो अगर गिर जाता है तो वो उठने में काफी ज्यादा टाइम लगाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट, अफेक्ट्स द बिहेवियर। ये क्या कहता है, जो उसका बिहेवियर होता है उसे भी ये इंपैक्ट करता है। स्मोकिंग, देखो स्मोकिंग क्या होता है, टोबैको स्मोकिंग। सो टोबैको इज स्मोक च्यूड एंड यूज एज अ स्नफ। देखो जो टोबैको जो होता है, टोबैको को हम लोग स्मोक भी किया जाता है। स्मोक मतलब उसे एज अ उसका जो एयर को हम लोग इनहेल करते हैं, उसको च्युइंगम, जैसे च्युइंगम को किस तरह चिबाते, उसी तरह बहुत सारे टोबैको का जो मटेरियल होता है, प्रोडक्ट होते हैं जिसको च्यू किया जाता है, च्युइंगम की तरह चिबाया जाता है। एंड यूज एज अ स्नफ, स्नफ मतलब उसे एज अ माउथ में रखा भी जाता है। ठीक है, tobacco contains nicotine and alkaloid which stimulates adrenal gland to release adrenaline and noradrenaline causing high BP and high heart rate को बढ़ा देता है। देखो टोबैको एक्चुअली में देखना, अगर किसी इंसान को, बहुत सारे लोगों को देखना ठंडा के टाइम में अगर ज्यादा ठंड लगती है तो सिगरेट पीना स्टार्ट करता है। देखो तो सिगरेट पीने से क्या होता है, ये जो निकोटीन होता है ना, वो एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जो एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिव करता है। वो एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। ये दोनों हार्मोन्स क्या करता है, ब्लड प्रेशर को एंड हार्ट रेट को बढ़ा देता है। स्मोकिंग कॉजेज कैंसर्स ऑफ लंग, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर, ये सब चीजें करता है। टोबैको च्यूइंग कॉजेज ओरल कैंसर। देखो स्मोकिंग की वजह से लंग में कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर, थ्रोट यानी कि गला में कैंसर, ब्रोंकाइटिस यानी कि ब्रोंकस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इम्फाइसेमा सबसे डेंजरस होता है। इस बीमारी में क्या होता है कि जो लंग्स का सरफेस होता है, सरफेस है वो डे बाय डे करके डिक्रीज होते रहता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएगा। और अगर टोबैको को च्युइंग किया जाता है, यानी कि च्युइंगम की तरह से चिबाने पर ओरल कैंसर होता है या फिर माउथ कैंसर हो जाता है। Now, देखो स्मोकिंग इंक्रीजेस द कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड एंड रिड्यूसेस ऑक्सीहेमोग्लोबिन। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड
और ऑक्सीजन। देखो हेमोग्लोबिन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंडिंग करता है, ऑक्सीजन भी बाइंडिंग करता है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड भी बाइंडिंग कर सकता है। लेकिन इन तीनों गैस में मतलब कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में सबसे ज्यादा जो टेंडेंसी होता है हेमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग करने का, वो आपका जाके होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, तो अगर सोचो ब्लड में ये क्या करता है, स्मोकिंग होने के से ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, जिसके बढ़ने की वजह से क्या होगा, वो जो हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ में बाइंडिंग करता है उसका टेंडेंसी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सी हेमोग्लोबिन हम लोगों के ब्लड में क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। दिस कॉजेज ऑक्सीजन डिफिशिएंसी इन द बॉडी। अब सोचो जब ऑक्सी हेमोग्लोबिन यानी कि जब हेमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग जो होता है वो रिड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन का डिफिशिएंसी होने लगता है। नाउ देखो एडोलेसेंस ये क्या होता है, देखो इट इज अ पीरियड एंड अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम्स मैच्योर इन टर्म्स ऑफ हिज और हर एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। तो देखो एडोलेसेंस एक टाइम पीरियड होता है जहां पे एक बच्चा, एक लड़का या एक लड़की वो मैच्योर हो जाता है, जहां पे मैच्योर होने के बाद वो अपनी सोसाइटी पे एक इफेक्टिव चीजों पे पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देता है। सो एडोलेसेंस इज अ ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। ठीक है, तो ये क्या होता है, एडोलेसेंस एक एज पीरियड है जो चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड का बीच का एक ब्रिज का काम करता है। देखो सो नॉर्मल जो एडोलेसेंस का जो ड्यूरेशन होता है वो 12 to 18 ईयर्स, यानी कि आप अभी जो देख रहे होंगे आपके भी एज इसी एज में होगा। ठीक है, 12 से 18 ईयर्स वाली एज को हम लोग क्या कहते हैं, एडोलेसेंस एज कहते हैं। इट इज वेरी वल्नरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये जो एज होता है 12 to 18 ईयर्स, ये जो एज होते हैं ये काफी वल्नरेबल फेज होता है, मेंटली तौर पर भी एंड साइकोलॉजिकली तौर पर भी। अगर इंसान कोई मेंटली तौर पर और साइकोलॉजिकली तौर पर अपने आप को मेंटेन कर लिया तो उसका जो अडल्टहुड होगा वो काफी बेटर उसका पास ऑन होगा, काफी बेटर वो उसका जो अडल्टहुड होगा वो काफी बेटर होगा। उसके बाद देखो कॉजेस ऑफ ड्रग और अल्कोहल यूज इन एडोलेसेंस पीरियड। देखो ये जो 12 to 18 जो एज होता है ये काफी क्रिटिकल होता है, इसी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट टू एस्केप फेसिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, मतलब ये सब कंडीशन में क्या होता है, वो ड्रग्स का यूज करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि अगर वो काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी है तो अल्कोहल यूज करना स्टार्ट कर देता है, या फिर नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, अगर वो एक्साइटमेंट भी है तो उसमें भी वो नशा करना स्टार्ट कर देगा। अगर वो किसी तरह का प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए वो प्रॉब्लम को फेस नहीं करेगा बल्कि वो ड्रग को लेना स्टार्ट कर देता है। स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर टू एक्सेल इन एकेडमिक्स और एग्जामिनेशंस। मान लो अगर किसी वजह से अगर वो क्लास 12 स्टैंडर्ड में वो किसी वजह से अगर वो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या फिर वो फेल हो चुका है तो वो क्या करेगा, इन सब चीजों को वो ये होना चाहिए कि उसको किस तरह से वो अपने ज्यादा हार्डवर्क करके इन सब चीजों पे डोमिनेट कर पाए, बट वो ऐसा ना करके बल्कि उल्टा ट्रैक पे जाता है। दैट मीन्स वो ड्रग एंड अल्कोहल को यूज करने लगेगा। टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, देखो ये सब भी एक रीजन होता है जो क्या कहता है अल्कोहल एंड ड्रग्स का एक तरह से इनडायरेक्टली आप देखोगे मोटिवेट करता है। आप देखना बहुत सारे टेलीविजन में जहां पे दिखाता है कि एक्टर्स चाहे वो हीरो हो या हीरोइन या फिर विलन कोई भी हो, देखना वो एक तरह के सिगरेट को पीते हैं। तो अगर इस तरह की चीज अगर लोग देखेंगे, एक यूथ मूवी वेब सीरीज में देखता है तो उसके माइंड पे तो एक चीज बैठेगा ना कि भाई अगर एक्टर्स पीता है तो हम क्यों नहीं पियेंगे। तो ये सब चीजों से क्या होता है वो उसका एडिक्ट होते रहता है। अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड पीयर प्रेशर्स, यानी कि अगर फैमिली की तरफ से उसे प्रॉपरली सपोर्ट नहीं मिलता तो वैसे कंडीशन में भी क्या होता है वो ये सब ड्रग्स और अल्कोहल का उसे आदत पड़ जाती है। नाउ एडिक्शन, देखो इट इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, यूफोरिया एंड अ टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग विद ड्रग्स एंड अल्कोहल। देखो ये एडिक्शन एक्चुअल में क्या होता है, एडिक्शन एक्चुअल में होता है एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, किसके साथ में, ड्रग्स के साथ में ना अल्कोहल के साथ में। देखो ये क्या होता है, जब इंसान को वो साइकोलॉजिकली किसी चीज का एडिक्ट हो जाता है तो उसे टेम्पररी तौर पर अगर ड्रग्स लेगा अल्कोहल लेने पे उसे बहुत अच्छा फील होता है, यूफोरिया मतलब अच्छा फीलिंग होती है उसे, वेल बीइंग फील होगा, अपने आप को एक्साइटमेंट फील करता है, मतलब फुल एकदम कोई टेंशन नहीं, किसी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं। तो एक तरह का ये साइकोलॉजिकल होता है, बट ये
उस वक्त तक काम करता है जब तक आप ड्रग्स या अल्कोहल के यूज कर रहे हो। जब तक आप ड्रग्स अल्कोहल को यूज करोगे तब तक आप अच्छे फील करोगे, लेकिन जैसे आप ड्रग्स एंड अल्कोहल को यूज करना बंद कर दोगे आपके साथ उल्टा बिहेव होना स्टार्ट हो जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपको एंजाइटी फील होगा, ठीक है। फिर with repeated use of drugs the tolerance level of the receptors increases, so the receptors respond only to higher doses leading to greater intact and addictions। मतलब कि डे बाय डे करके क्या होता है, उसका जो टॉलरेंस लेवल होता है रिसेप्टर्स का वो इंक्रीज करने लगता है। मतलब कि अगर उसने मान के चलो एक बार फर्स्ट टाइम उसने एक सिगरेट पिया, ठीक है, चलो वो एक ही करेगा, उसके बाद डे बाय डे करके क्या होगा, उसका जो रिसेप्टर्स होता है बॉडी में, वो रिसेप्टर्स क्या होगा, वो सिगरेट को टॉलरेंस करना स्टार्ट कर देता है। देखो अगर आप में से किसी ने फर्स्ट टाइम कोई सिगरेट को पिया होगा तो फर्स्ट टाइम आप जैसे ही धुआं लिए होंगे तो देखना एक टाइप का क्या बोलते हैं, एक अजीब किस्म का आपको जब आपने फर्स्ट टाइम सिगरेट या कभी पिया होंगे तो आपने देखा होगा आपके जैसे ही माउथ में धुआं गया होगा तो आपने खांसना स्टार्ट कर दिया होगा, है ना, आपने एक तरह से अजीब किस्म का खांसना स्टार्ट कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उस वक्त इनटॉलरेंस था सिगरेट को लेकर, लेकिन जैसे जैसे आप उस चीज को पीते रहेंगे आप उसका एडिक्शन होता जाएगा और वो जो रिसेप्टर्स होता है ना, ये रिसेप्टर्स उसको टॉलरेंस करना स्टार्ट कर देता है। सो द रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ओनली टू हाई डोजेस लीडिंग टू ग्रेटर इंटेक एंड एडिक्शंस। नाउ ये था एडिक्शन। अब देखो एक होता है डिपेंडेंस। देखो एडिक्शन अलग है, एडिक्शन क्या है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। एक होता है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस क्या होता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drugs or alcohol is abruptly discontinued। देखो डिपेंडेंस मतलब क्या हो गया, अगर कोई इंसान रेगुलर पीता है लेकिन अगर उससे अचानक उस चीजों को वापस से ले लिया जाता है तो वो एक तरह का क्या होगा, एक अलग ही तरह का वो एक बिहेवियर को शो करता है, तो उसे हम कहते हैं डिपेंडेंस होना। दिस रिजल्ट इन एंजाइटी, शेकीनेस, नाउसिया, स्वेटिंग। तो अगर अचानक उस इंसान से ड्रग्स या अल्कोहल का आदत छुड़ा दिया जाए तो वो क्या होता है, एंजाइटी होने लगेगा, शेकीनेस होने लगेगा, कांपने लगता है, नौसिया हो जाएगा, उसे स्वेटिंग, पसीना सब आने लगता है। डिपेंडेंस लीड्स टू सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। अब देखो यही डिपेंडेंस होने की वजह से क्या होता है, उसे सोशली प्रॉब्लम होने लगता है। नाउ इफेक्ट ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज का क्या क्या ड्रॉबैक होता है या क्या उसका साइड इफेक्ट पड़ता है। देखो फर्स्ट, रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म, वायलेंस। तो काफी ज्यादा वायलेंस हो जाएगा, वैंडलिज्म होने लगता है और रेकलेस बिहेवियर यानी कि एक अलग ही तरह का बिहेवियर, छोटी मोटी बातों पे झगड़ा करने के लिए एकदम रेडी रहता है। कोमा एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर और सेरिब्रल हेमोरेज। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अगर बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में अगर अल्कोहल या ड्रग्स को वो यूज करता है तो उस केस में वो इंसान या तो कोमा में चला जाता है या कभी कभी उस इंसान की मौत तक हो जाती है। ड्रग्स टुगेदर विद अल्कोहल मे कॉज डेथ। अब देखना बहुत सारे लोग होते हैं अल्कोहल के साथ साथ वो ड्रग्स को भी यूज करते हैं। नॉर्मल ऐसा देखा जाता है जो इंसान ड्रग्स को यूज करता है डेफिनेटली वो अल्कोहल को भी यूज करता है, ठीक है। तो दोनों यूज कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसको जल्दी से मौत होगी। ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल। ऐसी कंडीशन में क्या था, उसे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, उसे वो कोई अगर जॉब करता तो उस जॉब में भी उसे मन नहीं लगता है। लेक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन। उसका जो खुद का जो एक हाइजीनिक होता है वो अनहाइजीनिक होने लगता है। इसलिए देखना जो लोग शराब पीते हैं वो कभी गटर में गिरे हुए होते हैं, तो कभी देखना उनका कपड़ा फटा हुआ है या कभी उनका मतलब एक जो उनका जो एक पर्सनैलिटी होता है ना वो टोटली तौर पे कोलैप्स हो जाती है। विड्रॉल एंड आइसोलेशन, वो इंसान खुद को आइसोलेट करके रखता है यानी कि वो हमेशा तन्हा रहना पसंद करेगा। डिप्रेशन, फैटिग, एग्रेसिव एंड रिबेलियस बिहेवियर, डेटेरियोरेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली एंड फ्रेंड्स। यानी कि वो क्या होगा, डिप्रेशन में जाएगा, हमेशा थका हुआ लगेगा वो आपको, एग्रेसिव रहता है, ठीक है, काफी ज्यादा रेबेलियन टाइप का हो जाएगा, मतलब हर बात पे छोटी छोटी चीजों पे झगड़ा करने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। और फैमिली और फ्रेंड से काफी अपने आप को आइसोलेट करके रखता है। तो ये सारा क्या है, अल्कोहल एंड ड्रग्स का अब्यूज है। तो आपको इतने सारे पॉइंट है, कोई भी आप 3 पॉइंट याद कर लेना इसमें से। उसके बाद देखो लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, और भी है ऐसे जो उसका जो हॉबीज होते हैं उस पर मन नहीं लगेगा। फ्लैक्चुएशन इन स्लीपिंग, ईटिंग हैबिट्स, वेट, एपिटाइट, यानी कि उसको सोने का जो टाइमिंग होता है वो प्रॉपरली टाइम में सोता नहीं है, खाने का हैबिट चेंज हो जाएगा, वेट, एपिटाइट सब कुछ चेंज हो जाता है। स्पेशल प्रॉब्लम लाइक स्टीलिंग एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। तो ऐसे लोग कभी कभी एड्स एंड हेपेटाइटिस बी को फैलाने का ये लोग रीजन भी बन जाते हैं।
डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम एंड सिरोसिस, ठीक है, यानी कि नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाते हैं, एंड सिरोसिस यानी कि लीवर में फैटी टिश्यू का डिपॉजिट होने लगता है। यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल बाय प्रेग्नेंट वुमेन एडवर्सली अफेक्ट्स द फीटस। अगर प्रेग्नेंट वुमेन यूज करती है तो उसकी वजह से उसका फीटस में काफी इंपैक्ट पड़ता है। Misuse of drugs by athletes, example narcotic, analgesic, anabolic steroids, diuretic and certain hormones to increase the muscle strength and bulk and to promote the aggressiveness, ठीक है, यानी कि बहुत सारे जो एथलीट्स होते हैं जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर नॉर्मल गेम में जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग नॉर्मली इस तरह के ड्रग्स को यूज करते हैं। वो यूज करते हैं किस लिए? ताकि वो अपना मसल स्ट्रेंथ को बढ़ा पाए, अपना एग्रेसिवनेस जो होता है अपने अपोजिशन टीम के अगेंस्ट में वो अपना इनहेंस कर पाए, ठीक है, इसे ये लोग यूज करते हैं। उसके बाद देखो साइड इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इन फीमेल्स। देखो फीमेल्स में क्या होता है? मैस्कुलाइनाइजेशन, दैट मींस फीमेल में अगर वो ज्यादा एनाबॉलिक स्टेरॉइड को यूज करती है तो इसकी वजह से उस फीमेल में क्या होगा? मेल जैसा कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। मेल जैसा मतलब कि उस फीमेल में बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ होने लगता है। मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन, यानी कि वो इंसान का वो फीमेल का मूड जो था चेंज होते रहेगा और डिप्रेशन में रहती है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होने लगेगा। डिपनिंग ऑफ वॉइस, ठीक है, उन लोगों का जो फीमेल का जो वॉइस होता है वो नॉर्मल मेल जैसा वॉइस हो जाएगा, काफी डिप यानी कि काफी भारी आवाज हो जाती है उन लोगों की। इंक्रीज एग्रेसिवनेस, उनका गुस्सापन बढ़ जाता है। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, उसका जो पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो चेंज हो, उसका जो एबनॉर्मली होगा यानी कि टाइम टू टाइम नहीं होता है। एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस, क्लिटोरिस को हम लोग फॉल स्यूडोपेनिस भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग स्यूडोपेनिस भी कहा जाता है। ये फीमेल में होता है, ये इसका साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। नाउ साइड इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन मेल्स। देखो मेल में क्या होता है? मेल्स में एक ठीक है, नाउ साइड इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन मेल्स। तो मेल्स में क्या क्या एनाबॉलिक स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट होता है? पहले एक्नी, यानी कि इसमें एक्नी होने लगता है। उसके बाद मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन हो जाएगा। इंक्रीज एग्रेसिवनेस, काफी ज्यादा गुस्सापन आएगा। रिड्यूस टेस्टिकल का साइज होता है छोटा होने लगता है। डिक्रीज स्पर्म, यानी कि जो स्पर्म होता है वो कम बनने लगेगा। किडनी एंड लीवर डिसफंक्शन, यानी कि जो किडनी एंड जो लीवर जो उसका जो फंक्शन होता है वो एबनॉर्मल फंक्शन शो करने लगता है। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ब्रेस्ट का काफी बड़ा बड़ा हो जाएगा। प्री मैच्योर बाल्डनेस, यानी कि टाइम से पहले ही बाल का झड़ जाएगा। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसका वो एनलार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट है जो मेल्स में होते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड की वजह से। तो इतने सारे पॉइंट में से आप कुछ पॉइंट को याद कर लेना, सबको मत करना। उसके बाद नाउ साइड इफेक्ट्स इन द एडोलेसेंट मेल और फीमेल, यानी कि वो मेल और फीमेल जिसकी उम्र अभी कितना है? 12 से 18 साल। देखो उनमें क्या होता है? उनमें ये होता है कि सेवियर फेशियल एंड बॉडी एक्नी, यानी कि उनका बॉडी में एक बॉडी जगह जगह पे वो फूल जाता है और बहुत जगह उनके बॉडी पे हेयर ग्रो करने लगता है। प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स रिजल्टिंग इन स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है? उनका जो ग्रोथ तो जो होता है वो काफी यानी कि उनका इस एज में क्या होगा? उनका जो बोन्स होता है बोन में काफी ज्यादा ग्रोथ देखा जाता है। नाउ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, देखो अब हम लोग अल्कोहल एंड ड्रग्स के कैसे बचा सकते हैं अपने आप को। अवॉइड अंडर पीयर प्रेशर, ठीक है, यानी कि अपने आप को ज्यादा प्रेशर के अंदर नहीं रखना चाहिए। अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, यानी कि अपने आप को ज्यादा प्रेशर के अंदर नहीं रखना चाहिए। एडुकेशन एंड काउंसलिंग, यानी कि कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप क्या करो? आप काउंसलिंग कराओ अपना। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पेयर्स, अपने पेरेंट्स से या अपने सीनियर से आप मदद लो। अगर आपको किसी तरह का डिप्रेशन है, एंजाइटी है या कोई प्रेशर है तो उसके लिए आप अपने सीनियर से या अपने पेरेंट्स से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो आप बातों। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, ठीक है। अब देखो अगर आपको किसी तरह का डेंजरस साइन हो रहा है, जैसे आपको आप पहले नॉर्मल थे लेकिन अब आप ज्यादा एग्रेसिवनेस आपके अंदर आ गया, या फिर अगर आपको ज्यादा ही कुछ अपने फैमिली के साथ में रहना पसंद नहीं है, आपको अकेला रहना पसंद हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में ये डेंजर साइंस होते हैं। ऐसे सिचुएशन में अपने आप को फैमिली के साथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम देने की कोशिश करो। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, कोशिश करो कि अपने आप को प्रोफेशनली रखें और मेडिकल हेल्प लें। साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट आप हमेशा अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो उसे कंसल्ट करें आप।
डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो ये वो जो पॉइंट है जहां हम अपने आप को इन सब बीमारी से बचा सकते हैं। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं सम एमसीक्यूज। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर में एमसीक्यूज है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इफ फीमेल्स आर एडमिनिस्ट्रेड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स आर ऑब्जर्व, और आपके ऑप्शंस हैं एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशंस। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर्स, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर्स। नेक्स्ट, लीवर डैमेज इज टर्म एज, यानी कि जब लीवर डैमेज हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लीचिंग, सिरोसिस, अप्लेसिया, हेमोरेज। देखो जब लीवर डैमेज होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सिरोसिस कहते हैं। एडोलेसेंस इज अ ब्रिज लिंकिंग डैश एंड डैश, टीनेज एंड मैरिज, चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, टीनेज एंड अडल्टहुड, या बर्थ एंड अडल्टहुड। देखो ये क्या होता है, ये एक्चुअल में ये एक ब्रिजिंग होता है चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड या फिर टीनेज एंड अडल्टहुड। सो यहां पे कह रहा है कि एडोलेसेंस इज अ ब्रिज लिंकिंग बिटवीन डैश एंड डैश। देखो टीनेज एंड मैरिज, चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, टीनेज एंड अडल्टहुड, या फिर बर्थ एंड अडल्टहुड। सो हियर इज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड का जो लिंक होता है उसी को हम लोग एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं या फिर एडोलेसेंस एज कहते हैं। देखो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म डैमेजेस विच वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और आपके ऑप्शंस हैं हार्ट, किडनी, लीवर या ब्रेन। हम लोग जानते हैं कि क्रॉनिक अल्कोहलिज्म्स में अल्कोहल मेनली किसे डैमेज करता है, लीवर को। ड्रग अब्यूजर्स कैन सफर फ्रॉम इन्फेक्शंस लाइक, यानी कि जो ड्रग्स को यूज करते हैं वो किस तरह के इन्फेक्शंस को सफर कर सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं हेपेटाइटिस, डिप्रेशन, यूफोरिया या सिरोसिस। देखो जो ड्रग अब्यूजर्स होता है वो सफर कर सकता है यहाँ पे हेपेटाइटिस को, क्योंकि ये जो हेपेटाइटिस होता है वो एक्चुअली में इन्फेक्शन टाइप वाली डिजीज है। डिप्रेशन तो इन्फेक्शन वाली बीमारी नहीं, यूफोरिया भी इन्फेक्शन वाली बीमारी नहीं है, और सिरोसिस भी इन्फेक्शन वाली डिजीज नहीं है। ये जो हेपेटाइटिस बी जो होती है, हेपेटाइटिस और आपका एड्स हो गया, इस तरह को क्या हो गया, ये इन्फेक्शन वाली डिजीज है। तो ड्रग अब्यूजर्स का चांसेस होता है वो इस तरह के बीमारी से सफर कर सकते हैं। If regular dose of drugs या alcohol is abruptly discontinued, it causes। सो देखो क्वेश्चन का मतलब कह रहा है कि अगर कोई एक इंसान रेगुलर ड्रग्स या फिर अल्कोहल को वो लेता है, अगर सडनली से हम उस इंसान से अल्कोहल या ड्रग्स को एब्रप्टली, अगर हम उसको उस इंसान से अल्कोहल और ड्रग्स को अगर हम अचानक से उसे हम सोचो, अगर कोई एक इंसान रेगुलर ड्रग्स या फिर अल्कोहल को यूज करता है, ठीक है, अब अचानक से हम क्या कर रहे हैं, उस इंसान से वो जो ड्रग्स है वो उसे हम बंद करवा देते हैं, यानी कि उसे हम करने नहीं देते वो नशा, तो क्या होगा, हेलुसिनेशन हो जाएगा, विड्रॉल सिंड्रोम आएगा, डाइवर्सन टू क्रिमिनल एक्टिविटीज हो जाएगा, या सीवियर डिप्रेशन हो जाएंगे। So if regular dose of drugs alcohol is abruptly discontinued, it causes the what, यानी कि अगर कोई पर्सन रेगुलर ड्रग्स या अल्कोहल का यूज करता है और अगर हम अचानक से उस इंसान को उस ड्रग्स से रोक दें तो उसे क्या होगा, हेलुसिनेशंस हो जाएगा, विड्रॉल सिंड्रोम शो करेगा वो, या डाइवर्जन जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा वो डाइवर्स हो जाएगा, या फिर बहुत सारे डिप्रेशन में चला जाएगा। देखो अगर ऐसे सिचुएशन में जब एक पर्सन जो रेगुलर यूज करता है और हम अचानक से उसे वो नशा करने नहीं देते तो उस इंसान को विड्रॉल सिंड्रोम हो जाती है। डैश is a psychological attachment to certain effects like euphoria associated with drugs and alcohol, और आपके ऑप्शंस हैं hallucinations, addictions या फिर delusions। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होता है, एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है। देखो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी,
ये जो एडिक्शन होता है ना, एडिक्शन एक्चुअल में एक तरह का साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन ही, ठीक है। तो ये जो एडिक्शन होता है एक तरह का साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होते हैं सर्टेन इफेक्ट्स में, तो इसलिए राइट ऑप्शन डी, राइट ऑप्शन इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोकिंग इंक्रीजेस द कंटेंट ऑफ विच कंपाउंड इन ब्लड, यानी कि हम लोग के ब्लड में कौन से कंपाउंड का स्मोकिंग जो होता है वो अमाउंट को बढ़ाता है। आपके ऑप्शंस है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है H2CO3 दैट मीन कार्बोनिक एसिड, या फिर यहाँ पे एक्चुअली में होगा पेरोक्साइड, ठीक है। वैसे राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। देखो स्मोकिंग करने पर हम लोग जानते हैं वो निकोटीन होता है, निकोटीन क्या करता है हमारे बॉडी पे ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल को बढ़ा देता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर क्या रहा है, एडोलेसेंट पीरियड रेंजेस फ्रॉम 10 to 16 years, 12 to 18 years, 13 to 19 years, या फिर 11 to 12 years। ये जो एडोलेसेंट पीरियड होता है एक्चुअली में 12 to 13 12 to 18 years को हम लोग एडोलेसेंट पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ निकोटीन, ठीक है। चलो निकोटीन का क्या इफेक्ट होता है, आपके ऑप्शंस हैं relieves stress and anxiety, it gives a sense of well-being and happiness, it raises the blood pressure and heart rate, it causes excess of acidity। देखो ये जो निकोटीन होता है, निकोटीन एक्चुअल में क्या करता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। ये क्या करता है निकोटीन, अब ये क्यों बढ़ाता है, क्योंकि जो निकोटीन होता है वो एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। जब एड्रेनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा तो वहां से एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन हार्मोन्स रिलीज होता है। वो हार्मोन रिलीज होने की वजह से वो दोनों हार्मोन्स क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है। हार्ट रेट की बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट, निकोटीन स्टिमुलेट्स विच ग्लैंड प्राइमरीली, ठीक है। यानी कि जो निकोटीन होता है वो कौन से ग्लैंड्स को मेनली स्टिमुलेट करता है। आपके ऑप्शंस हैं सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियास, स्प्लीन या फिर एड्रेनल ग्लैंड। तो हम लोग जानते हैं कि जो निकोटीन जो जिस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है वो ग्लैंड होता है एड्रेनल ग्लैंड, क्योंकि इसी ग्लैंड को एक्टिव करने के बाद एड्रेनलिन इस ग्लैंड को एक्टिव करने के बाद एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करता है। फिर कह रहा है यहाँ पे टोबैको कंटेन्स एन अल्कोलॉइड नोन एज, ठीक है। जो टोबैको होते हैं वो कुछ अल्कोलॉइड को कंटेन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं मॉर्फिन, पाइपराइन, निकोटीन या फिर एनाबेसिन। सो टोबैको जो होता है किसे कंटेन करता है, ये निकोटीन को कंटेन करता है ना। निकोटीन किस में होता है, ये टोबैको में प्रेजेंट होता है, और ये एक तरह का क्या होता है, ये अल्कोलॉइड होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का ये चैप्टर्स हेल्थ एंड डिजीज कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम लोगों ने इस चैप्टर में टोटल 5 लेक्चर मैंने ये रिकॉर्ड करवाया है, और ये लेक्चर नंबर 5 था जो कि एंड है, ठीक है। आप लोग इस चैप्टर्स को देख लेना, और MCQ भी है, सब्जेक्टिव थ्योरी पार्ट MCQ सारा कुछ है। कोई डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताना मुझे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।